Hi, welcome back to our YouTube channel Coderx Ankit. This is Ankit Arya Sham here. And लास्ट टाइम हमने ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कोर्स में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्ट्रैटेजी पैटर्न को लूज कपलिंग का अचीव करवाते हैं, स्ट्रैटेजी पैटर्न इम्प्लीमेंट करके कोर जावा में। पर उस स्ट्रैटेजी पैटर्न को अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कितनी सारी परेशानियां झेली। क्या हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं करी? बिल्कुल करी। और क्या क्या किया था हमने लास्ट टाइम? हमें ये देखने को मिला कि भाई ये जो डिसएडवांटेजेस हैं जो सिर्फ कोर जावा में इम्प्लीमेंट करने से हुई स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का, और वो क्या हुआ कि प्रोग्रामर को ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है टारगेट क्लास का, बीन क्लास का, टारगेट बीन क्लास का और डिपेंडेंट बीन क्लास का। यस और नो? तो मतलब बीन तो ऐसे आईओसी में हो गया, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टारगेट क्लास का और डिपेंडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हमें खुद क्रिएट करना पड़ रहा है। तो हमने फैक्ट्री बनाया था टारगेट के लिए, इंटरफेस बनाया, फिर इंटरफेस बना करके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन दिया क्लासेस का, राइट। दूसरा है कि टू अचीव लूज कपलिंग वी नीड टू राइट एडिशनल कोड इन फैक्ट्री क्लास बाय टेकिंग हेल्प ऑफ java.util.properties एंड प्रॉपर्टीज फाइल। हमने ये भी किया कि प्रॉपर्टीज़ फाइल का प्रयोग करके हमने जो लूज कपलिंग अचीव करी, तो ये एक्स्ट्रा हमारा करना पड़ा। दूसरा कि वहाँ पर कोई आईओसी कंटेनर का सपोर्ट ही नहीं है, तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी हमें खुद करना पड़ा। अग्री विथ मी और नॉट? हमें डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी खुद करना पड़ा ना, तो दिक्कत वाली बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग इन्वायरमेंट। तो यही सब डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन को ख़त्म करते हुए अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा लूज कपलिंग अचीव करने में और डिपेंडेंसी मैनेज करने में। कैसे, वो देखिए। हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और लेट्स से नाम दे देते हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट का है वो, और ठीक उसी तरीके से रहेगा। तो जब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ काम करेंगे तो फ़ायदा ये है हमारा कि क्या मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है? नहीं, मेरे लिए आईओसी कंटेनर बनाएगा। क्या मुझे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करनी है? नहीं, मेरे लिए डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कौन करेगा? आईओसी कंटेनर। तो ये सब काम तो आईओसी कंटेनर का हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके बाद जो लूज कपलिंग अचीव होगी सब हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड और फिर हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस क्या है कि स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न के जब हम उसको स्प्रिंग इन्वायरमेंट में बनाते हैं, राइट। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे स्पेशली स्प्रिंग के लिए और स्प्रिंग में स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ देखिए आराम से, तो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, है ना। प्रोजेक्ट लॉन्च, 3 रूल्स हैं हमारे पास स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यस, वेरी गुड। तो यहाँ जो है टेस्ट डीपी और एप्लीकेशन ये सब बिन फैक्ट्री जो होगा कॉन्फ़िगर कर देंगे। हमारा कॉन्फ़िगर ही तो करना है बस। चलिए वेट कर लेते, ज़रा इसको खुल जाने देते हैं जल्दी से। और ठीक है, इसको ज़रा वेट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए हमारा प्रोजेक्ट ये STS खुल चुका है और ये सब प्रोजेक्ट है। तो लास्ट टाइम हमने जो ये प्रोजेक्ट डेवलप करा था, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज़ फाइल का हमने यूज़ किया था और माई फाइल डॉट प्रॉपर्टीज़ में हमने लिखा था और यहाँ से हम लोग लूज कपलिंग अचीव करवा रहे थे, राइट। बट इतना सारा झेलना पड़ा दुख दर्द, तब जा कर के हम इतना कुछ कर पा रहे थे। अब बारी है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, तो बहुत आसान है ना। कैसे, देखिए। तो यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और फाइल में जाकर के न्यू जावा प्रोजेक्ट, और इसमें मैं नाम दे देता हूँ proj 7- स्ट्रैटेजी DP
और ये हो जाएगा क्या हमारा स्प्रिंग में ना, स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क से हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 रूल्स होते हैं ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। और इसमें सबसे पहले मुझे स्प्रिंग के जार्स ऐड करने हैं। तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ और मैं जाऊँगा बिल्ड पाथ, और बिल्ड पाथ में जाने के बाद मैं जाऊँगा लाइब्रेरीज क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स। अब ये जो ऐड एक्सटर्नल जार्स है, मैं इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हूँ, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसमें मैं स्प्रिंग के जार्स ऐड कर लेता हूँ। स्प्रिंग 3.9 में ऐड करूँ या 3.2.0, लास्ट टाइम हमने कौन सा ऐड कर रहा है वही ऐड करता हूँ मैं एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ये सब में मैंने कौन सा जार ऐड किया है। रेफरेंस लाइब्रेरी 5.3.9, न्यू इंस्टांस वाले में कौन सा, अच्छा न्यू इंस्टांस में तो किया नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में 5.3.20 वाला करते हैं, है ना। तो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज बिल्ड पाथ क्लास पाथ, मैं जाऊंगा ऐड एक्सटर्नल जार्स में और मैं यहाँ से आ जाऊंगा लोकल डिस्क, सॉरी यार यहीं पे तो था मैं, सही तो है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क 5.3.20 डिस्ट, इसमें जाऊंगा लिब्स में जाऊंगा। यहाँ से मैं 5 इंपॉर्टेंट जार्स सेलेक्ट करूँगा, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, 4 हो गए। और हमारा एक और था स्प्रिंग एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद स्प्रिंग AOP, है ना। चलिए ये 5 इंपॉर्टेंट जार फाइल्स हमने लगा दिए। मैं ओपन करूँगा, एक और अभी भी हमें चाहिए कॉमन लॉगिंग्स डॉट जार। तो मैं ऐड एक्सटर्नल जार्स, हमारे पास कॉमन लॉगिंग्स डॉट जार भी है, बिन जीप नहीं ऐड करना है, जो इसका एक्सट्रैक्ट हुआ है इसमें एक जार फाइल है ये ऐड करना रहता है ना। तो अप्लाई एंड क्लोज। अब इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, यहाँ जरा मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हमारा जो है देखिए स्प्रिंग बीन्स कॉन्टेक्स्ट कोर एक्सप्रेशन, अरे एक मिनट, यहाँ जो हमने ऐड कर दिया ये बीन्स की जगह हमने AOP ऐड कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट यार। राइट क्लिक करके ये चेंज कर लें, तो जार से सही से इंपोर्ट करें और रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो बीन्स मैं लगा लेता हूँ, हमारा बीन्स कहाँ चला गया भाई, स्प्रिंग डिस्ट 3.2.0 लिब्स स्प्रिंग बीन्स डॉट जार ओपन, और ठीक है अप्लाई करके क्लोज कर लेते हैं। AOP रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं यहाँ पर, और सोर्स में जाएंगे। पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा और लेट्स से मैं राइट क्लिक करके एक इंटरफेस बनाता हूँ। पहले राइट क्लिक एक इंटरफेस, देखिए मैं यहाँ पर इंटरफेस का नाम देता हूँ जिसको मुझे लिखना है लॉजिस्टिक्स सर्विस ना, लॉजिस्टिक्स सर्विस। अब ये कौन सा पैकेज में रहेगा, अभी कोई पैकेज क्रिएट नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नाम तो क्रिएट हो जाएगा com.coderx अंकित डॉट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपोनेंट्स, राइट, या बीन्स लिख देता हूँ। ठीक है बीन्स भी लिख दो चलेगा ना, हमारा बीन्स तो इसी में है बीन्स। ओके ग्रेट। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करके एक मैं पैकेज बनाऊँगा, या क्लास भी आप उसी तरीके से बना सकते हो, com.coderx अंकित डॉट CFGS, जहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा। राइट क्लिक करके मैं एक और पैकेज बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा com.coderx अंकित डॉट टेस्ट, जहाँ पर हम ऐप का टेस्टिंग करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी हम लोग तैयार करते हैं। ठीक, राइट क्लिक न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखेंगे हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML फिनिश। अब हमने XML का एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, बट यहाँ पे देखिए वो जो हमारा पूरा का पूरा XSD है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा पुराना ही पड़ा हुआ है XSD, तो मैं कहीं से उठा लूँगा, इस प्रोजेक्ट से मैं XSD जो है वो उठा लेता हूँ, कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा, है ना। ये मैं कर लूँगा कॉपी नए फाइल को, या कहाँ गया हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ कर दूँगा पेस्ट, सबको कर लेता हूँ। पहले मैं सेव करके यहाँ से क्लोज ऑल,
अब मैं सिर्फ इसको खोलूँगा और इसमें एडिट कर लेंगे अपन, है ना। तो भाई खुल जा जल्दी से। हाँ, तो यहाँ तक सही है हमारा। ये सब मैं सब डिलीट करता हूँ फ़िलहाल, अपने अकॉर्डिंग हम इसको एडिट कर लेंगे, राइट। यहाँ आ जाते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टारगेट और बीन डिफाइन करेंगे, बट उसके लिए पहले हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा लॉजिस्टिक सर्विस है, ठीक है। अब ये लॉजिस्टिक सर्विस सेम वही होगा जो हमारा ऊपर था, है ना। यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न में जो भी हमने बनाया था कोड, बिल्कुल सेम कोड रहेगा। आसान है इसको करना, इसको प्रैक्टिस करना। तो लॉजिस्टिक सर्विस में हमारा कुछ नहीं है, एक पब्लिक डिलीवर नाम का मेथड रहेगा जो ऑलरेडी हमने कर रखा है एज इट इज़। उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, बस कोड समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो ये है DTDC है और ब्लू डार्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से कॉपी करके इसी बीन्स में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इससे होगा क्या भाई, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ से, ओके कर दिया। अब बीन्स में जब मैं पेस्ट करूँगा तो ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। बस दिक्कत ये होगा, थोड़ा दिक्कत है क्या, नहीं ठीक है, हमारा सब कुछ सही है। कोडरएक्स बीन्स और लॉजिस्टिक सर्विस तो है, DTDC भी है और ब्लू डार्ट भी है, राइट। तो ये हमारे डिपेंडेंट क्लास हैं जो टारगेट क्लास को मतलब हेल्प करेंगे, एज ए हेल्पर भी हेल्प करेंगे, राइट। तो हमारा टारगेट क्लास अभी तक तो बना नहीं है, तो टारगेट क्लास भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कुछ भी। तो दिस टाइम हम लोग यहाँ पर फ्लिपकार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये flipkart.java है। अब इसमें हमारा बिजनेस मेथड होगा सबसे पहला, और उससे भी पहले इसमें जो हम इंजेक्शन करवाएंगे वो पहले तो डिपेंडेंट क्लास का इंजेक्शन होगा ना। यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास चाहिए ना इसको, क्योंकि बाय नाउ, अच्छा समझो, आराम से समझो, बाय नाउ का हमारे पास मेथड है, ठीक है, बिजनेस मेथड। अब ये हमने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग टाइप रखेंगे, लिखेंगे बाय नाउ, और यहाँ पर हमने दिया बाय नाउ में स्ट्रिंग का एरे और आइटम्स का नाम हमने दिया, फ्लोट का एरे और आइटम्स प्राइस का नाम। सिंपल बात है एकदम। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बाय नाउ करूँ तो मुझे बिल अमाउंट कैलकुलेट करवाना है, तो मैं ले लेता हूँ इंट बिल अमाउंट इनिशियल 0 कर देता हूँ। और अब बिल अमाउंट जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आइटम के प्राइस से जो भी इंडेक्स आएगा, जो भी एलिमेंट्स आएंगे इस अरे में, फ्लोट अरे में, सारे के सारे एलिमेंट को मुझे आइटरेट करना पड़ेगा। तो मैं यूज कर लूँगा फॉर ईच लूप। तो मैंने किया फॉर ईच लूप और मैंने लिखा फ्लोट प्राइसेस और मैंने करा कॉमा और मैंने नाम दिया यहाँ पर आइटम्स प्राइसेस, ठीक, आइटम प्राइस। ये लीजिए, यहाँ से फॉर ईच लूप से एक एक बार जाके आइटरेट हो जाएगा और बिल अमाउंट को मैं अपडेट कर दूंगा। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता रखा है। तो बिल अमाउंट को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बिल अमाउंट प्लस आइटम्स के प्राइस जो भी आएंगे सबको आप ऐड कर दीजिए। या इसका शॉर्टकट वर्जन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग शॉर्टकट वर्जन ऐसे लिख सकते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पर ये वाली वेरिएबल होगी ना, क्योंकि इस वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ प्राइसेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा है बिल अमाउंट, इसको हुआ क्या भाई, यहाँ एरर क्यों दे रहा है ये, अच्छा इंट यहाँ पर इंट है, ओ फ्लोट कर लो भाई, तभी मैं सोचा, ठीक है। अब इसी लाइन को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, बिल अमाउंट को अपडेट करने के लिए प्लस इक्वल्स क्या, ये अपडेट हो जाएगा किससे, प्राइसेस से ना। तो प्राइसेस खाली लिख दो यहाँ पर आप, और ऐसे भी कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई सा लाइन आप यूज करें। मैंने ये यूज किया, ठीक है, और सही है। मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, मैं यही रहने देता हूँ, काफ़ी लोगों को यही आसान लगेगा। चलिए, तो यहाँ आ जाते हैं। अब ये हमने कर दिया अपडेट, जनरेट ऑर्डर आईडी, जनरेट सम ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए देखिए जावा में क्लास है एक न्यू रैंडम करके, मतलब रैंडम करके, न्यू रैंडम से तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ न्यू रैंडम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू रैंडम
डॉट नेक्स्ट इंट, और भाई क्लोज हो ये सब, हाँ नेक्स्ट इंट, और यहाँ नेक्स्ट इंट में अगर जो मैं डेटा पास कर दूँ, लेट से मैं 10,000 पास कर देता हूँ, तो 0 से लेकर के 9,999 तक, मतलब 10,000 में से एक घटा करके उसके बीच में एक रैंडम नंबर हमको देगा, और जिसका नाम हम दे देते हैं इंट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ये वाला ऑर्डर आईडी। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए कि अब इट्स टाइम टू असाइन द डिलीवरी। अब असाइन द डिलीवरी, तो डिलीवरी पार्टनर को असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको तो DTDC का हेल्प लेना पड़ेगा, तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो ऑब्जेक्ट चाहिए तो मुझे लूज कपलिंग बनानी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ से लिख लेता हूँ प्राइवेट, और मैं लिखता हूँ लॉजिस्टिक्स सर्विस, राइट, लॉजिस्टिक्स सर्विस इक्वल्स नल। ओके, यहाँ पर अब देखिए यहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा होएगा, और कैसे, यहाँ पर हम सेटर मेथड लगा लेंगे राइट क्लिक करके, यस, यहाँ पे नल आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस ऐसे लिखिए, राइट क्लिक कीजिए और गो टू सोर्स जनरेट गेटर सेटर्स। मुझे सिर्फ सेटर चाहिए यार, गेटर आई डोंट नीड राइट नाउ, तो मैं जाऊँगा यहाँ से भाई सोर्स जनरेट, अच्छा मैं सही तो गया था यार मैं अभी ना, यहाँ पे मैं क्लिक करके सेट लॉजिस्टिक्स खाली चाहिए मुझे, सेटर में इंजेक्शन की कॉलिंग हो जाएगी ना यहाँ से, सेटर मेथड। अब यहाँ से मैं वो करवा दूँगा, ठीक है। अब देखिए असाइन करते हैं डिलीवरी को, तो लॉजिस्टिक्स सर्विस का जो भी डिलीवर मेथड है वो हमसे डिमांड करेगा ऑर्डर आईडी, तो वो ऑर्डर आईडी हमने पास कर दिया, जो ये ऑर्डर आईडी बना, तो ये मुझे देगा एक स्ट्रिंग स्टेटस रिटर्न करके, राइट। अब ये स्टेटस जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग इनवॉइस, ओके। अब ये इनवॉइस जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और लेट से स्टेटस जो है फाइनल स्टेटस, ठीक है। ये फाइनल स्टेटस क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट्स हमने परचेज किया है उसका नाम कर देते हैं, और नाम डालने के लिए मैं लिखता हूँ परचेज्ड आइटम्स, और परचेज्ड आइटम्स में मैं करता हूँ यहाँ पर प्लस अरेज क्लास का यूज करेंगे। अरेज डॉट टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड है, और टू स्ट्रिंग में पास कर देंगे आइटम्स को, तो जो भी इस आइटम्स में एलिमेंट्स हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। यस, ग्रेट। अब यहाँ पर जब देगा हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सारा का सारा चीज़ को, तो यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ लिखूँगा प्लस और अरेज डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पर, और अच्छा सही है, यहाँ पर मैं प्लस करूँगा और यहाँ लिखूँगा बिल, और बिल के लिए मैं वही सेम चीज़ कर दूँगा, मैं प्लस बिल अमाउंट को यहाँ पर प्रिंट करवा दूँगा, और मैं फिर आऊँगा प्लस मैं लिखूँगा यहाँ पर कि डिलीवरी इज असाइंड, राइट ना। एक मिनट, हम क्या करते हैं, डिलीवरी इज असाइंड तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ हम करते हैं स्पेस दे करके प्लस जो स्टेटस है, और यहाँ पर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर स्टेटस नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ डिलीवरी स्टेटस, क्या समझे, तो डिलीवरी स्टेटस यहाँ पर डिलीवरी स्टेटस लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आया ना मैंने ये क्यों किया, डिलीवरी स्टेटस। अब ये डिलीवरी स्टेटस को मैं रिटर्न करवा दूंगा फाइनल स्टेटस जो हमारा है उसको, तो ये फाइनल स्टेटस हमारा रिटर्न हो जाएगा ये बाय नाउ मेथड से, राइट। अब इसको हम लोग कॉल कर लेंगे अपने जहाँ पर हम टेस्ट करेंगे वहाँ, है ना। तो ये हमने डिपेंडेंट ये टारगेट क्लास कर दिया रेडी, बिल्कुल, और टारगेट क्लास हमने रेडी कर दिया, और ये जो हमारा है इसको मिनिमाइज़ कीजिए, इसको सबको मिनिमाइज़ कीजिए, यहाँ पे आते हैं खाली। ये जो हमारा लॉजिस्टिक सर्विस है इसमें जो मेथड है सब इम्प्लीमेंट कर लिया है DTDC, ये सारा कुछ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाना है, कुछ नहीं करना है। पहले मैं यहाँ पर डिपेंडेंट बीन, भाई साहब डिपेंडेंट बीन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो डिपेंडेंट बीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, तो डिपेंडेंट बीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं बीन प्रॉपर्टी का यूज करूँगा ना, बीन को कॉन्फ़िगर करना है, तो बीन क्लास इक्वल्स मुझे कौन से क्लास को करना है, ठीक है। तो मैंने नाम दिया भाई कॉम डॉट कोडरx अंकित डॉट बीन्स डॉट, क्या नाम है उसका, उसका नाम है DTDC, ठीक है। और
इसको मैं एक आईडी दे दूंगा, ग्रेट। यहीं पे अब बंद हो भाई, उधर मत बंद हो। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ ऐसे करके, इक्वल्स क्या है ये, DTDC, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। कॉपी पेस्ट पेस्ट, बस 2 ही है ना, 2 ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी डॉट, ब्लू डॉट हो गया, बी डॉट का मतलब तो ब्लू डॉट, और ये हमारा हो गया सेव। अब यहाँ पर हम टारगेट बीन डालते हैं, राइट भाई, बार मैं भूल जाता हूँ यार, टारगेट बीन। अब टारगेट बीन हमारा जो होगा, सेम बीन आईडी इक्वल्स क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट एफ कार्ट। अब एफ कार्ट क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडरक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट, क्या फ्लिपकार्ट नाम है जी, बीन्स हो गया कन्फिगर, यस और नो। क्या मुझे फैक्ट्री पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत है, नो, क्योंकि IOC कंटेनर ही हमें एज अ फैक्ट्री बिहेव करके ऑब्जेक्ट देगा, तो मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं सीधा आ जाऊँगा इस टेस्ट में, और टेस्ट में आकर के एक नया क्लास बनाऊँगा, लिखूँगा स्ट्रैटेजी DP स्प्रिंग टेस्ट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ चुपचाप थोड़ा सा बड़ा करके मैं लिखता हूँ मेन मेथड। इस मेन मेथड में सारा कोड कर दूंगा। कैसे, तो मुझे जो कोड करना है वो बहुत आसान है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट मांगना है, कहाँ से, बिन फैक्ट्री से, राइट। तो बिन फैक्ट्री से लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिन फैक्ट्री इक्वल्स नल कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ जाता हूँ और लिखता हूँ बिन फैक्ट्री डॉट गेट बिन, सॉरी बिन फैक्ट्री इक्वल्स न्यू XML बिन फैक्ट्री, XML बिन फैक्ट्री, और ये हमसे रिसोर्स मांगेगा एक, तो ये रिसोर्स का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और रिसोर्स का पहले तो मैं रिसोर्स org डॉट ये वाला लाना है आपको, रिसोर्स ये वाला इंपोर्ट करना है स्प्रिंग फ्रेमवर्क से, कोर से, रिसोर्स इक्वल्स नल, ठीक है। अब हमने कर दिया नल, और यहाँ पर हमने रिसोर्स का भी ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने लिखा न्यू क्लास पाथ XML रिसोर्स बना सकते हैं, यहाँ आपने फाइल सिस्टम रिसोर्स हमने बना दिया है, ठीक है। फाइल सिस्टम रिसोर्स, ये फाइल यहाँ पर दे देंगे इसका। तो भाई सोर्स फोल्डर के अंदर, कॉम के अंदर, कोडरक्स अंकित के अंदर CFGS है, उसके अंदर नाम है हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, राइट, बिल्कुल सही है कि नहीं, यस। अब ये हमने ये भी कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमने ये भी रिसोर्स भी लिख दिया, और ये रिसोर्स हमने इसको पास कर दिया। ये बिन फैक्ट्री हमसे फैक्ट्री जो है वो रिटर्न कर रहा है, तो हमने फैक्ट्री में होल्ड कर लिया। अब देखिए यहाँ से बिन फैक्ट्री डॉट गेट बिन मेथड चला देंगे, क्या समझे, डॉट गेट बिन। अब गेट बिन में मैं जो चलाऊँगा, यहाँ पर मैं एफ कार्ट लिखूँगा, एफ कार्ट जो बिन मुझे चाहिए एफ कार्ट का, कॉमा, यहाँ पर देखिए मैं इम्प्लिसिटली डायरेक्ट टाइप कास्टिंग करवा दे रहा हूँ, और मैंने ये मेथड पढ़ाया है जो 2 पैरामीटर लेता है, जिसका नाम क्या है, फ्लिपकार्ट डॉट क्लास। मैं यहाँ पर लिखूँगा जो जावा डॉट लैंग डॉट क्लास होता है ना, फ्लिपकार्ट डॉट क्लास, ये देखिए, ठीक है, मैंने लिख दिया। और ये हमें देगा क्या, फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जब हमें फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट देगा ये, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं फ्लिपकार्ट एफ कार्ट इक्वल्स नल, ठीक है। अब इस एफ कार्ट में मैं इसको रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ एफ कार्ट में, और मुझे तो टाइप कास्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जावा डॉट लैंग डॉट क्लास ऑलरेडी हमें टाइप कास्ट करके दे ही रहा है। ये मैंने पढ़ा रखा है इंटरनल फ्लो में, आपने देखा नहीं है क्या वो वीडियो, जाके देखिए पिछली वीडियोज़, इसलिए बोलता हूँ पिछली वीडियोज़ देखिए कैसे काम करता है, पूरा डिटेल बताया मैंने, राइट। चलिए आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना भाई, अब ऑब्जेक्ट तो मिल गया एफ कार्ट का, फ्लिपकार्ट का। अब एफ कार्ट डॉट बाई नाउ मेथड कॉल कर दीजिए। तो बाई नाउ मेथड में ये हमसे स्ट्रिंग डिमांड करेगा, तो न्यू स्ट्रिंग का हमने बनाया अरे, और हमने इसमें अरे में पास किया लेट्स से पेंसिल्स और कॉमा, और पेंसिल्स के बाद हमने यहाँ पर पास किया, भाई इसको पहले रिमूव करो यार, यहाँ से पेंसिल कॉमा, हमने यहाँ पे सूज लिया, और मैं बस ये लगा देता हूँ, फिर कॉमा,
न्यू फ्लोट जो प्राइस है वो दे देता हूँ, और प्राइस देने के लिए भी मैं यहाँ पर अरे में डाल देता हूँ कि भाई हमने पेंसिल लिया 120 रुपये का एक डब्बा और जूता लिया 1200 रुपये का, ठीक है। तो हो गया हमारा 1320 रुपये टोटल। तो ऐड करके हमारा जो बिल अमाउंट है वो 1300 ये शो करवाना चाहिए, राइट। तो अब देखिए ये जो बिल है हमारा और सब कुछ जो है, ये बाय नाउ जो पूरा का पूरा मेथड है, ये स्टेटस रिटर्न कर रहा था ना एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना फाइनल स्टेटस। तो क्या हम इसको सिस आउट करवा सकते हैं, मतलब प्रिंट करवा सकते हैं? एक काम करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और साउट कर देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट। अब जो भी ये रिटर्न करेगा वो प्रिंट होके आ जाएगा कंसोल में। राइट क्लिक, रन एंड जावा एप्लीकेशन, जस्ट सी द अच्छा एक्सेप्शन डॉट आ गया हमारा, नो सच बीन। ओके, एफ कार्ट नाम का हमारा कोई बिन नहीं मिला है। इसका मतलब हमने एक गलती करा है, मैंने करा है। और वो गलती ये है कि देखिए मैं जाता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में नाम ढूंढता हूँ अपने एफ कार्ट नाम का है, ठीक। एफ कार्ट नाम का जो बिन है, टारगेट बिन, इसमें हमने कुछ असाइन ही नहीं करा। क्या सेटर इंजेक्शन लगाया? नहीं लगाया। तो मुझे सेटर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैग का यूज करके। और प्रॉपर्टी नेम में मैं दूंगा ये जो इसका सेटर मेथड है उसका नाम होता है, कहाँ गया हमारा प्रॉपर्टी नेम, और प्रॉपर्टी नेम में जा कर के मैं दूंगा इसको अपने फ्लिपकार्ट में जाता हूँ। और फ्लिपकार्ट में देखिए ये यहाँ पर जो हमने दिया है सेटर मेथड, ये वाला नाम होता है ना, यहाँ से इसका नेम होता है, ये वाला नेम होता है। ये नाम लोग कहते हैं कि ये वाला नाम होता है ऊपर वाला, ये जो आपका वेरिएबल है उसका, बट नहीं, ओरिजिनल नाम जो होता है ये वाली होती है, लॉजिस्टिक्स सर्विस, ये वाली नाम, ठीक है, जो सेटर मेथड में होता है वो। ओके, तो मैं जा कर के यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पर कहाँ चला गया हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, मैं नाम दे देता हूँ लॉजिस्टिक्स, ठीक है, सर्विस, राइट। हमने बड़ा लिखा है फर्स्ट लेटर, क्योंकि उस सेटर एक्स मेथड में जो हमारा सेटर मेथड था लॉजिस्टिक सर्विस, उसमें एल बड़ा था और एस भी बड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चल जाएगा। अब रेफरेंस, किसका रेफरेंस देना है भाई, ये भी तो बताइए। तो रेफरेंस देना है मुझे किसका, DTDC का या ब्लू डार्ट का। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ DTDC का, सेव करते हैं। अब वहाँ पे जाके वो सेट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे, मैं आता हूँ फ्लिपकार्ट में, राइट क्लिक करके अगेन रन करते हैं और यहाँ से मैं डायरेक्ट रन कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है। हाँ, नो सच बीन एफ। अच्छा, एक चीज़ और हम गलत कर रहे हैं, अभी एक चीज़ और गलत कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट डॉट जावा में हम जो कोड लिखे हैं स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न टेस्ट में, इसमें देखिए FP कार्ट लिख दिया गया। F कार्ट करते हैं यार, फिर से रन करते हैं। यही वो गलती उस टाइम भी बोल रहा था, बट स्टिल हमें 2 गलती मिली जिसको हमने ठीक किया। तो देखिए क्या DTDC का 0 पैरम कंस्ट्रक्टर चला तो DTDC का ऑब्जेक्ट बना, और जब ऑब्जेक्ट बना सेटर मेथड में 0 पैरम कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ध्यान रखिएगा। और परचेज आइटम पेंसिल शूज खरीदा था, 1320 रुपया बिल, DTDC असाइंड। अब लूज कपलिंग हो गई कि नहीं हो गई? मुझे अगर यहाँ से दूसरा चाहिए तो मैं चुपचाप यहाँ से नाम चेंज करूँगा, रेफरेंस बदल दूँगा सिर्फ, और रेफरेंस बदलूँगा B डार्ट कर दूँगा और सेव करूँगा, फिर से इसको रन कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा, लूज कपलिंग अचीव हो गई। ये देखिए ब्लू डार्ट असाइंड हो गया इस बार, और जो रैंडम नंबर है वो भी टू द ऑर्डर ID जो होगा, ये देखिए इस ऑर्डर ID पे असाइन हो गया है, राइट। तो रैंडम नंबर भी हमारा जनरेट हो गया, सब कुछ काम कर रहा है परफेक्ट। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न कैसे इंप्लीमेंट किया वो समझते हैं। ये जो लॉजिस्टिक्स इंटरफेस है, क्या हमने रूल नंबर 2 था ये कि ऑलवेज कोड टू इंटरफेसेस, नेवर कोड टू कॉन्क्रीट क्लासेस, तो ये रूल नंबर 2 था। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या था? तो रूल नंबर 1 ये था कि प्लीज़ यूज कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। तो रूल 1 यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमें ये कहा जा रहा था कि इनको आप फाइनल बना दीजिए, ताकि जो क्लासेस में, जैसे ये जो क्लासेस है हमारा, इसको हम कर देंगे फाइनल, ताकि इसको कोई बाद में एडिट ना कर सके,
राइट। अब एडिट नहीं करेगा, फाइनल बना देंगे, क्लास को फाइनल बना दे या मेथड को फाइनल बना दे। तो थर्ड जो था हमारा रूल वो भी लग गया, वो भी प्रिंसिपल फॉलो हो गया। तो यही प्रिंसिपल 3 फॉलो करवा के तो हमें स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करवाना था। तो अब काम कितना आसान हो गया डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करने में। क्या हमको खुद ये सब करना पड़ रहा है? नहीं, सब हमारा आईओसी कंटेनर ऑलरेडी करके दे रहा है। तो ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हो गई, राइट। समझ में आ रहा है? अब कल को अगर कोई तीसरा डिलीवरी आएगा, यहाँ पे डिलीवरी का अपना बनाएगा और इस लॉजिस्टिक सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास देगा, बस यहाँ पर चेंज करेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, यहाँ पे वो नाम दे देगा, उसका बीन डिक्लेयर कर देगा, हो गया काम हमारा, राइट। यही तो है। अब देखिए एक बात और, मैंने दिया यहाँ पर यहाँ पर ब्लू डार्ट का लॉजिस्टिक सर्विस सेटर इंजेक्शन से अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन डालूँ और देखिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग, मुझे तो बताना पड़ेगा। तो आर्ग जो है सबसे पहले, ये सब मैं क्लोज करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा फाइल्स खुल जाते हैं। सेव और XML कॉन्टेक्स्ट ये खोलता हूँ और मैं फ्लिपकार्ट जो है ये भी खोलता हूँ। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लगाता हूँ, उस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। ये मैं रहने देता हूँ अभी, और यहाँ पर नीचे हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए हमने बनाया एक पब्लिक फ्लिपकार्ट, और जब पब्लिक फ्लिपकार्ट को कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर दे दूँगा लॉजिस्टिक्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स सर्विस दिस डॉट लॉजिस्टिक्स सर्विस इक्वल्स लॉजिस्टिक्स सर्विस, यस कंप्लीट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर आर्ग नेम इक्वल्स क्या नाम है हमारे पैरामीटर का? हमारे पैरामीटर का नाम है लॉजिस्टिक्स सर्विस। ग्रेट। यहाँ पर मैं रेफरेंस देता हूँ, इस बार रेफरेंस इक्वल्स मैं देता हूँ DTDC का। तो मुझे बताइए कि कौन सा रेफरेंस को प्रायोरिटी मिलेगा, DTDC का या ब्लू डार्ट का? चेक करते हैं ज़रा, बदल के यहाँ पर सेव कर लिए और स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न में आते हैं, राइट क्लिक करके रन एज ऐप जावा एप्लीकेशन करते हैं। देखिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर ब्लू डार्ट ही मिला हमको, राइट। अगर मैं इस बार यहाँ चेंज कर दूँ फिर से, अगर मैं इस ब्लू डार्ट को DTDC बना दूँ, DTDC, और इसको मैं बना दूँ ब्लू डार्ट B डार्ट, तो अब देखिए क्या होगा। एक्चुअली जब आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन दोनों इनेबल कर देते हैं अपने टारगेट पर, तो प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलती है? ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, देखिए कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है, लेकिन सेटर इंजेक्शन जो है, सेटर मेथड बाद में चलेगा ना ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो बाद में जब चलेगा तो उसका वैल्यू ओवरराइड होके अपडेट हो जाएगा, और जब बाद में ओवरराइड होके वैल्यू अपडेट हो गया तो ऑफ कोर्स सेटर इंजेक्शन का जो भी है वो ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रन करवा के देख लेते हैं, यस और नो। स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न में ये रन करवा रहे तो राइट, देखिए किसका मिला? DTDC का। और हमने जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में DTDC लगाया, कहाँ लगाया? सेटर इंजेक्शन का, राइट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सेटर इंजेक्शन को प्रायोरिटी मिलती है, सेटर इंजेक्शन जो है वो यूज हो जाता है जब आप दोनों यूज करेंगे तब, ठीक है, राइट। तो यहाँ हमें इतना कुछ पता चला कि किस तरीके से जो है हमारा सेटर इंजेक्शन जो है काम कर रहा होता है, और मतलब ये तो ऑलरेडी मैंने वैसे भी आपको बता रखा है। तो हमारा काम हो गया आसान, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करवाएं हम यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, तो काफ़ी ईजी है। मैं आपको लाइन बाय लाइन थोड़ा बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं इस बार क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटरनल बता दिया कैसे काम करता है। तो कोड का फ्लो मेन मेथड से स्टार्ट होगा, और कोड का फ्लो जब मेन मेथड से स्टार्ट होगा तो ये सब तो हमारा अभी नल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स इस टाइम पर लाइन नंबर 17 में सिर्फ और सिर्फ इसका होल्ड करके रखेगा लोकेशन, ये इसको सर्च और लोकेट नहीं करेगा। वो सब कहाँ होगा? यहाँ बिन फैक्ट्री में, ठीक। और बिन फैक्ट्री एक्टिवेट हो जाएगा, और बिन फैक्ट्री के पास क्या होता है? बिन फैक्ट्री के पास क्या होता है बताइए? वहाँ पर जो IOC कंटेनर उसके पास इन मेमोरी मेटा डेटा है, XML
एक इन मेमोरी मेटा डेटा XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल का और कैसे है, ठीक है। अब यहाँ जब हम गेट बिन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो गेट बिन है फ्लिपकार्ट, ये जो बिन आईडी है इसको सर्च किया जाएगा, देखेगा स्प्रिंग कंटेनर कि मैं ज़रा देखता हूँ ये गेट बिन मांग रहा है तो क्या कैसे में पड़ा हुआ है, तो देखेगा नहीं कैसे में तो नहीं पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो नहीं बना हुआ है। अब ये चेक करेगा क्या सेटर इंजेक्शन इनेबल है, तो हाँ भाई सेटर इंजेक्शन तो इनेबल है, ठीक। तो जब सेटर इंजेक्शन इनेबल है तो पता है क्या करेगा वो, फिर जब सेटर इंजेक्शन इनेबल रहता है तो फिर देखता है कि अच्छा किस पर इनेबल्ड है, तो ये फाइंड करेगा कि हाँ DTDC पर इनेबल्ड है, इसके डिपेंडेंट पर। तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंट को सर्च करेगा क्या वो है लेवल कैसे में, तो नहीं है, उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है। तो एक काम करो भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये है सेटर इंजेक्शन है, अब वहाँ पर सब कुछ चेक कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। तो जब जैसे उसको नहीं मिलेगा लेवल 1 कैसे में ये सब चीज़ें, तो ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका, हमारे ये टारगेट क्लास का। तो टारगेट क्लास कौन है हमारा, फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब वहाँ पर क्या सेट करना, सेटर मेथड चलाना था, और सेटर मेथड में क्या था वैल्यू हमारा डिपेंडेंट बिन का। तो अब वहाँ से डिपेंडेंट बिन का ऑब्जेक्ट बनेगा और डिपेंडेंट बिन इंजेक्ट हो जाएगा सेटर मेथड को कॉल करते हुए, और कॉल करते हुए हो जाने के बाद हमारा सब कुछ काम हो जाएगा और इस फ्लिपकार्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा फ्लिपकार्ट का, और फ्लिपकार्ट से बाय नाउ मेथड हम कॉल कर ले रहे हैं। इतना सिंपल है समझना इसको, ठीक, बिल्कुल आसान है ना। अब जब हम दोनों ये कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये यूज हो रहा है, ठीक है, ये वाला। लेकिन अभी एक क्वेश्चन है कि कब हमको सेटर इंजेक्शन का यूज करना चाहिए और कब हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। दिस इज अ राइट क्वेश्चन एंड वैलिड क्वेश्चन, यस और नो। तो बट वो मैं अभी कवर करने से पहले आपको एडवांटेजेस गिनवाना चाहता हूँ कि भाई ये जो एडवांटेजेस हुए, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई भार नहीं उठाना पड़ रहा है, फैक्ट्री नहीं बनाना पड़ रहा है, ना टारगेट के लिए ना बिन के लिए। कौन बना रहा है, IOC कंटेनर। तो यही एडवांटेज है डिज़ाइन पैटर्न में इम्प्लीमेंट करेंगे, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न जब स्प्रिंग में। तो टेक्स केयर ऑफ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इधर थ्रू सेटर इंजेक्शन या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवा के डिपेंडेंसी तो मैनेज करवा दे रहा है, बिल्कुल करवा दे रहा है। नेक्स्ट कि नो नीड टू डेवलप फैक्ट्री सेपरेटली बिकॉज IOC कंटेनर इटसेल्फ एक्ट्स एज ए फैक्ट्री बनाने का तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। कि द स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल गिव्स द लूज कपलिंग सपोर्ट, वी कैन चेंज द डिपेंडेंट इजीली। क्या हम लोग डिपेंडेंट को चेंज कर पा रहे थे DTDC लिख करके, या और रीरन कर दीजिए प्रोजेक्ट, DTDC लिखा, ब्लू डॉट लिखा, कुछ भी लिखा, रीरन कर दिया प्रोजेक्ट, राइट। Next, IOC container provides internal cache support for reusability of the Spring Bean class objects and more. तो IOC कंटेनर के पास क्या होता है, लेवल 1 कैसे होता है, XML कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा होता है, लेवल 1 कैसे मैं बोल रहा हूँ यार, कैसे सिर्फ बोलते हैं, इंटरनल कैसे। तो इंटरनल कैश में वो क्या रखता है, तो वो ऑब्जेक्ट्स को रख रहा होता है, और वो ऑब्जेक्ट्स बाद में कभी स्प्रेड हो रहे होते हैं हमारे थ्रू आउट द एप्लीकेशन, राइट। तो ये है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर हम लोग कब सेटर इंजेक्शन का यूज करेंगे और कब, कौन से स्थिति में, कौन से सिचुएशन में सेटर इंजेक्शन बेस्ड है और कौन से सिचुएशन में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बेस्ड है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल, ओके, तो यहाँ व्हेन टू यूज सेटर इंजेक्शन एंड when to use कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, आखिर कब हमें यूज करना है और कब ये काम करेगा वो समझते हैं, ठीक है। तो ये समझने के लिए देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई है। अब पब्लिक क्लास एम्प्लॉय लिख देते हैं भाई, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय जो हमारा है, ठीक है, ये एम्प्लॉय, इसमें कुछ मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स मैं बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम है ना, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया, प्राइवेट इंट EID, प्राइवेट फ्लोट सैलरी, प्राइवेट स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, राइट, डेजिग्नेशन,
अब मुझे ध्यान से समझाइए, ये ध्यान से बात को समझिए आप भी, और जरा सोचिएगा इस पे। मान लेते हैं कि हमें इन सब का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इसके लिए पहले तो अगर मुझे सेट करवाना है कुछ वैल्यू, तो क्या सेटर मेथड का यूज करूँगा? तो सेटर मेथड यूज होंगे। तो सेटर मेथड्स कितने बनेंगे? 4 सेटर मेथड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब के लिए अलग अलग, राइट। तो 4 सेटर मेथड बनेंगे और टारगेट क्लास से यहाँ से जाके, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा, अब ये जो टेस्ट है पब्लिक क्लास, यहाँ पर जाके कॉल हो जाएगा, ठीक, जो भी होगा हमारा कॉल होगा। अच्छा, यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। अब इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में बीन्स, जो भी हमारा एक्सेसडी होगा, है ना, इंपोर्ट करवा देंगे। नीचे आएंगे और यहाँ पर लेट से हमने बीन्स टैग को कर दिया क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, देंगे बीन आईडी इक्वल्स एम्प्लॉई, ओके। अब एम्प्लॉई में जो भी बीन होगा क्लास, जहाँ पर भी एक क्लास होगा पैकेज डॉट एम्प्लॉई, राइट। अब ध्यान से समझिए कि इस पर हम लोग क्या करेंगे? सेटर इंजेक्शन लगाएंगे ना इसके वैल्यू को सेट करने के लिए। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स, और नेम इक्वल्स में लिखेंगे क्या कि नेम। अब नेम में क्या है भाई? तो नेम में है हमारा वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू क्यों? जब भी हम कोई प्रिमिटिव एट्रीब्यूट्स देते हैं, मतलब प्रिमिटिव वैल्यू डालते हैं डायरेक्टली इंक्लूडिंग स्ट्रिंग को इंक्लूड करके, तो हम वैल्यू यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का करते हैं तो रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो हमें देना है, तो यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे, राइट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर नेम के जगह जो भी हम नाम डालेंगे, ठीक है, राहुल, ओके, ग्रेट। ये प्रॉपर्टी हो गई क्लोज, फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स, ठीक है, हमने दिया सैलरी। अब यहाँ पर मैं देता हूँ वैल्यू इक्वल्स, मैं इसमें दे देता हूँ 50,000, ठीक है, और ग्रेट। ये मैंने कर दिया प्रॉपर्टी क्लोज। अब जब सेटर इंजेक्शन है ना, तो मुझे जितना मन है उतना वैल्यू दूंगा और ये काम कर जाएगा। मुझे जितना मन है उतना वैल्यू दूंगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और उतना ही वैल्यू सेट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है सेटर इंजेक्शन का। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करते हैं, यहाँ पर आपने बनाया पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ध्यान से समझिए, उसी क्लास में पब्लिक आपने बनाया और पब्लिक क्लास एम्प्लॉई, और इस एम्प्लॉई में आपने बना दिया कंस्ट्रक्टर। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आपने बनाया पब्लिक एम्प्लॉई और आपने बनाया यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में दे दिया स्ट्रिंग नेम, कॉमा, स्ट्रिंग नेम है, और भी ऊपर में जो भी है हमारा वो है इंट EID सैलरी डेजिग्नेशन, राइट। यहाँ पे हम ले लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, सैलरी डेजिग्नेशन, यहाँ लिख लेते हैं भाई इंट सैलरी, ओके, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, है ना, कॉमा, और फिर हम लोग नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? इंट सैलरी डेजिग्नेशन हो गया हमारा इंट EID, है ना, ये है हमारा। फ्लोट सैलरी होना चाहिए क्योंकि हमने फ्लोट लिया है, ओके, ग्रेट। अब जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाएंगे तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को अच्छे से। क्या हम यहाँ पर लिखेंगे ना, दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, दिस डॉट, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन पढ़ा रखा है मैंने आपको, भूलने वाली बात नहीं है ये। दिस डॉट सैलरी इक्वल्स सैलरी, दिस डॉट EID इक्वल्स EID, ग्रेट। दिस डॉट डेजिग्नेशन इक्वल्स डेजिग्नेशन, समझने वाली चीज़ें हैं, ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब जब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से, तो ये मैंडेटरी है
कि मुझे सारा का सारा वैल्यू पास करना पड़े, राइट, बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर मैं कॉपी पेस्ट वाली यहाँ पर बनाता हूँ अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर कॉन्फ़िगर करता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML और यहाँ पर मैं बीन कॉन्फ़िगर करता हूँ ऐसे, फिर से वही वाली लाइन, ठीक है, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2 लाइन। और अगर मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ काम, सॉरी भाई, बीन्स कॉपी, यहाँ जा पेस्ट हो जा, ठीक है, यहाँ हटाइए इसको, सिर्फ इसको हटाइए। तो जब कंस्ट्रक्टर हमने इंजेक्ट किया तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर पास करना पड़ेगा ना। कंस्ट्रक्टर ARG नेम इक्वल्स जो भी नाम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, तो नेम के बाद मुझे देना पड़ेगा वैल्यू, ऐसे करके, राइट। अब इसमें हम लोग पास करते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऐसे ही तो करते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन मैंने आपको पढ़ा रखा है ना पिछली वीडियोज़ में। सीरीज़ फॉलो नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगी आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ सीरीज़ फॉलो करिए। बिन फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देखिए, है ना। ये कंस्ट्रक्टर ARG या रेफ इसलिए यूज हुआ है क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, रेफ REF क्यों यूज है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट टाइप का यूज कर रहा हूँ, राइट, इसलिए। बट वैल्यू हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो हम पेंट में देख रहे थे। वैल्यू मैं दे दूंगा नेम में राहुल। अब जब एक बात मुझे बताइए, जो कंस्ट्रक्टर आर्ग है, मुझे जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में करूँगा तो इन सब का डिटेल्स देना पड़ेगा, है ना। इन सब का डिटेल्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तब ना ऑब्जेक्ट बनेगा। वरना कंस्ट्रक्टर के अगर आप 2 ही आर्गुमेंट दे करके छोड़ दोगे, 2-3 आर्गुमेंट दोगे इसके पैरामीटर के लिए, तो क्या यह ऑब्जेक्ट बनेगा एम्प्लॉय का? नहीं बनेगा, एरर आएगा ना ऑब्जेक्ट बनने से। तो समझिए कि जब आपको ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपको सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को इंजेक्ट करवाना है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को इंजेक्ट करवाना है, उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का। ध्यान देने वाली बात है, बहुत आसान चीज़ है, बट यहाँ पर बारीकी से समझने वाली चीज़ है। तब क्या समझे कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे तो वहाँ पर पैरामीटर देंगे, और जब पैरामीटर देंगे तो वो तो जो भी इन पैराम का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करके बनाएगा। तो इसमें 4 पैराम का कंस्ट्रक्टर है, तो 4 पैरामीटर ढूंढेगा ना कि 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना कहाँ है, तो 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर IOC कंटेनर ढूंढेगा और फिर जाके ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो चारों कंस्ट्रक्टर का वैल्यू देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो जब आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि सारा का सारा प्रॉपर्टी डालना ही है, उसके बिना तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, जब ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, वहां पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इंक्लूड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ कि यूजर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यूजर लॉगिन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, यूजर का लॉगिन हो रहा है, तो यूजर के लॉगिन के लिए मैंने दे दिया स्ट्रिंग ईमेल कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड। अब इन दोनों का डालना ही डालना है, इसके बिना तो यूजर लॉगिन का ऑब्जेक्ट बनाएगा ही नहीं। तो यूजर लॉगिन का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा स्ट्रिंग ईमेल और पासवर्ड के बिना, तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए जाना चाहिए। यस और नो? यस, आपको किसके लिए जाना चाहिए? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए जाना चाहिए। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि ठीक है ऑप्शनल है, इसमें से 2 वैल्यू डालें, 2 वैल्यू ऑप्शनल है, तो वहाँ पर सेटर मेथड, सेटर इंजेक्शन आपका काम देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल करके तो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, वहाँ पर तो कंस्ट्रक्टर किसका, सेटर मेथड किसको यूज करता है? 0 पैराम कंस्ट्रक्टर को, राइट ना। तो आपको जब कब यूज करना है कि व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंजेक्ट ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है, देन इट इज बेटर टू चूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, राइट। समझ गए कब आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चूज करना है? व्हेन इट इज ऑप्शनल टू चूज ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है, देन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, या मैंडेटरी लिख देते हैं, मैं मैंडेटरी होगा तब, है ना। व्हेन इट इज़ ऑप्शनल टू चूज ऑल द प्रॉपर्टीज, देन इट इज़ बेटर टू यूज, कौन सा? बेटर टू चूज सेटर इंजेक्शन। यस, कम ऑन, क्या आप फिल कर पा रहे हैं?
है ना, 2-3 आपको चाहिए थे, वो वैल्यू दिया। अच्छा, आप बोलेंगे कि क्यों ऐसा क्यों? अरे मेरा बात ध्यान से समझिए, सेटर मेथड जितना हम कॉल करेंगे उतना ही होगा, है ना। लेकिन सेटर मेथड क्या करता है, देयर इज थंब रूल, सेटर मेथड कॉल्स, सेटर इंजेक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। सेटर इंजेक्शन, इन सेटर इंजेक्शन जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट। बट इन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में क्या होता है, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर तो जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होता है, यहाँ पर 1 पैरम और n नंबर ऑफ पैरम्स, है ना, जो भी n नंबर होता है, 1 और n पैरम्स कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताइए कि जब हम सेटर इंजेक्शन का यूज करेंगे, जितना सेटर मेथड हम लगाएंगे, जितना प्रॉपर्टी टैग का यूज करेंगे उतना ही कॉल होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर में तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि ये ज़रूरी है, अब जब हम इसका नहीं देंगे तो कैसे होगा, राइट ना, तो नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, क्या समझें। जब ऐसे प्रॉब्लम होगा तो हमें समझना पड़ेगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन 1 और n पैरम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। अभी और समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल हमने दिया 4 वैल्यू, तो 4 वैल्यू जब हमने दिया तो चारों को हम ऑप्शनल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में डाल सकते हैं। चारों के लिए हम 2 के लिए वैल्यू डाले और छोड़ दिए। लेकिन समझिए कि अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें अपने हिसाब से, वी कैन चूज़ कि हमको दो ही पैरामीटर पास करके कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट करवाना है। तो 2 पैरामीटर पास करने के लिए क्या आपको कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी? क्या आपको एक और कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाना पड़ेगा, पब्लिक एम्प्लॉई? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, हमने दिया पब्लिक एम्प्लॉई स्ट्रिंग नेम, ठीक, कॉमा फ्लोट सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने दिया और यहाँ हम देते हैं दिस डॉट सैलरी इक्वल्स सैलरी, दिस डॉट 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हमने दिया। तो इस तरीके से अब आप चाहेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ नेम और सैलरी वाला पैरामीटर देंगे, राइट। लेकिन बहुत बारीकी से जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको अपने मन से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में प्रॉपर्टी इंजेक्ट करवाने के लिए, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू क्या करना पड़ेगा, उतना सारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना पड़ेगा। तो जैसे 4 है तो 4 के लिए आपको कितना कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट करवाना है, तो 4 का फैक्टोरियल निकालिए, ठीक है, या 5 है तो 5 का फैक्टोरियल निकालिए। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू, आप ऐसे कर सकते हैं ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके आप ऐड करेंगे तो लगभग आपको 24 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 जहाँ, ठीक है, 4 इंटू, ऐसे अगर हम करें 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 12 और 24, ठीक। तो 24 कंस्ट्रक्टर का आपको तैयार करना पड़ेगा, अलग अलग 24 कंस्ट्रक्टर। तो क्या 24 कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप 24 कंस्ट्रक्टर का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखने के लिए तैयार हैं, उस मेथड कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करने के लिए, तब तो सही, आप कर लीजिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कोई आपको नहीं बोलेगा, भाई आप कीजिए, खुशी से कीजिए। लेकिन मेरा बात ध्यान समझिए, जब 10 हो जाएगा तब, जब 12 प्रॉपर्टी हो जाएंगे तब, तो 12 का अगर आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो लैक्स में पहुंच जाएगा ना। कितना लाख में पहुंच जाएगा मुझे भी नहीं पता, इसको आप निकाल के कैलकुलेट करके गुना करके देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या आप लैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए तैयार हैं?
क्या ये पॉसिबल है लैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर लिखना? समझ रहे हैं ना, क्योंकि लैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर का परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होगा, अलग अलग हर बार अलग अलग, एक बार एक 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके हर बार अलग अलग चेंज हो के कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग होगी। तो क्या आप लैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तब ना अपने हिसाब से जो वैल्यू देंगे वो वाली कंस्ट्रक्टर कॉल होगी। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन सिर्फ तभी यूज कीजिए जहां पर सारे के सारे प्रॉपर्टीज को इंजेक्ट करना जरूरी हो, मैंडेटरी हो। अगर नहीं जरूरी है तो प्लीज मत यूज कीजिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, वहां पर स्टेटर इंजेक्शन का प्रयोग कीजिए। समझ में आया बहुत अच्छे से? तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इसलिए सिर्फ उसी केस में यूज होता है जहां पर मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड जो भी हमारे फील्ड्स हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी लिए उसको इंजेक्ट करवाना है। सही है ना? आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इसलिए तब यूज करते हैं। और बात करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के क्या डिफरेंस और स्टेटर इंजेक्शन में आगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नहीं, क्या मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैं आपको सेव करके दे दूँगा और आप लोग देख लेना, ठीक है। और गूगल ड्राइव में मैं शायद इसको लिंक अपडेट कर दूं और लिंक आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में ये भी, और रिवीजन करना आप और ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।